नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। DLED 2019 बैच और पिछले जितने भी बैचेस हैं जिनकी चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, उन सभी की परीक्षाएं कब होंगी इसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। PNP की तरफ से इसकी सूचना दी जा चुकी है। जो आपके 2019 बैच के और पिछले कई बैचेस के जो पदाधिकारी हैं वो सब PNP जाते रहते हैं और वो जानकारी लेकर आए हैं वहाँ से कि आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। यानी 2019 बैच के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, और जो पिछले बैचेस हैं 18 बैच 17 बैच और भी उससे ज़्यादा जो पीछे बैचेस हैं उनके अभ्यर्थियों की जो बैक पेपर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उसकी डेट यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। आपको इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होने वाली। वैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पता कर लिया होगा। अगर आपको नहीं पता चला तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि 2019 बैच की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको वो खबर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी से फ़ोन पर हुई वार्ता के अनुसार 19 बैच व बैक सभी बैच चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि 21, 22 व 23 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। यानी अगर इस खबर को हम सच मान लेते हैं तो आपके पास एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बचा हुआ है अपनी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। देखो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, वो अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे, लेकिन जो कहते हैं DLED के जो लीजेंड होते हैं, लीजेंड लोग, वो अब तैयारी शुरू करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि वो 5, 6, 10 दिन बाद तैयारी शुरू करें। उन्हें हम लोग महापुरुष कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि है वो 100% हम कह सकते हैं कि वो श्योर है कि यही है। यहाँ पर देखिए एक और बहुत जेन्युइन इंसान की पोस्ट है ये। ध्यान दें, DLED 19 बैच 18 बैच 17 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21, 22, 23 सितंबर को संपन्न होगी। अच्छा, ये जो इंसान है इनकी पोस्ट को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये एकदम जेन्युइन खबर लाते हैं और आप देख कर पहचान गए होंगे ये किनकी पोस्ट है। मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इनकी पोस्ट जो है वो एकदम एक्यूरेट होती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इनकी खबर झूठी निकल जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 21, 22, 23 सितंबर को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी। अच्छा, अभी तक ये खबर आ रही थी कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो नवंबर तक चल रही हैं, तो कई लोग ये कह रहे थे कि जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर तक जा सकती हैं, और सभी को ऐसा ही लगा था क्योंकि जब ऑनलाइन कक्षाएं नवंबर तक चलाने की बात कही जा रही थी PNP के द्वारा, तो सभी को ये लग रहा था कि जो DLED 19 बैच का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो नवंबर बाद होगा। लेकिन यहाँ पर PNP द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है, कई लोगों को फ़ोन के माध्यम से बताया गया है, कई लोगों को सामने से बताया गया है कि आपके DLED 19 बैच की, 18 बैच की, 17 बैच की जो भी बैचेस हैं उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21, 22, 23 सितंबर को संपन्न होगी। अभी इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द आज या कल में इसका ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या पिछले बैच 18 बैच 17 बैच इनके किसी भी अभ्यर्थी की चतुर्थ सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो उसकी तैयारी बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर दें। और अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ अच्छे से पढ़ा देंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपको रिवीजन कराता रहूँगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए और DLED में अच्छे नंबर लाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप जाकर DLED 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। इससे पहले जब पहले परीक्षा हुई थी तब हमने वहाँ पर कई वीडियोस 4th सेमेस्टर से संबंधित बनाए थे जो पिछले 2018 बैच के लिए इम्पोर्टेंट रोल साबित किया था। वो वीडियोस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली थी बहुत सारे स्टूडेंट को। तो आप थोड़ा मन लगाकर, थोड़ा दिमाग लगाकर इसको ज़रूर कवर कर लीजिए, ताकि आपको जो 4th सेमेस्टर है वो बहुत अच्छे से निकल जाए और किसी भी सब्जेक्ट में बैक की गुंजाइश ना रहे। ज़्यादातर अभ्यर्थियों की मैथ में बैक आ जाती है, तो मैथ में बैक ना आए इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैथ के सारे वीडियोज़ देखिए। पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो भी देखिए, और जो अब लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैथ में ज़्यादातर लोगों की
बैक आ जाती है, इंग्लिश में बैक आ जाती है। यही दो सब्जेक्ट लोगों को कठिन लगते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन पे ज़रूर ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी बैक ना आए, क्योंकि ये जो परीक्षा है, अब इस परीक्षा के बाद आपका यूपी टेट हो जाएगा। तो यूपी टेट होगा तो यूपी टेट भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए और उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करना है। तो इसीलिए अगर आप डीएलएड अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं, बिना किसी सब्जेक्ट में बैक लाए, तो आप आगे यूपी टेट और सुपर टेट में आसानी से बैठेंगे। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी पढ़ने वाला अभ्यर्थी है वो निश्चित तौर पर शिक्षक जरूर बनेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर से वही कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो बोलते कि घनमूल संकेतन में लिखो। देखो यहाँ पर नीचे 3 है, इसीलिए इसको केवल हम घनमूल संकेतन के रूप में ही लिख सकते हैं। अगर नीचे 2 होता तो हम उसको वर्गमूल संकेतन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब रूट के बाहर 2 लगा होता है तो वो वर्गमूल बोला जाता है, जब रूट के बाहर 3 लगा होता है तो उसे घनमूल बोला जाता है। तो इसी तरह इसको जब हम घनमूल संकेतन के रूप में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 125 रूट के अंदर और 3 यहाँ पर बाहर हो जाएगा। मतलब एकदम उसी का उल्टा है। अगर घनमूल संकेतन के रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और अगर घातीय संकेतन के रूप में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको एक तरीके से क्लियर हो गई होगी। देखो करड़ी में कुछ विशेष नहीं है, बस यही है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके कुछ नियम हैं, नियम समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका पहला नियम ले लेते हैं। इसका जो पहला नियम है, मान लेते हैं कोई नंबर है a, उसकी पावर है m, दूसरा a और उसकी पावर n, यानी नंबर सेम है a और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n ये कर लेते हैं। यानी जब नंबर सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है, तो ये जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 2 है, गुणे 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नंबर सेम है दोनों में और इनकी पावर डिफरेंट है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 + 3 तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। अब 2 की पावर 5 कितना होता है वो आप आसानी से कर सकते हैं, 2 को 5 बार गुणा कर दो, यही होता है इसका मतलब। जितनी पावर होती है उस संख्या का उतने ही बार गुणा कर दिया जाता है। तो ये जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे दूसरा जो इसका नियम है, जो इसका घातांक का जो दूसरा नियम है वो आपके सामने है कि मान लीजिए a की पावर m डिवाइड a की पावर n। देखो यहाँ पर नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर गुणे की बजाय लगा हुआ है भाग का निशान। तो जब भाग का निशान लगा होगा, देखो जब यहाँ था गुणे का निशान तो ये दोनों जुड़ रहे थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ पर ये भाग दिया जा रहा है तो इसकी पावर क्या होंगी, इसकी पावर घट जाएंगी। a की पावर m - n जो पावर होंगी वो आपस में घट जाएंगी अगर बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो 3 की पावर 6 है, डिवाइड लगा हुआ है, 3 की पावर 3 है, ठीक। देखो पावर डिफरेंट है दोनों में, नंबर नीचे वाला सेम है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 6 - 3, तो 3 की पावर 6 - 3, 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने को आएंगे, ठीक है। सीधा सीधा इसी तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें किसी क्वेश्चन में यूज़ की जाएं। अब इसका जो तीसरा नियम है वो समझ लो। मान लो a की पावर m है और उसी की पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर लग रही है। तो जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये